Dear students, today we are going to discuss about the allotropes of carbon. In this video, we will see about the definition of allotropy, various allotropic forms of carbon, and their properties. First of all, let us take the definition of allotropy. What is allotropy? The existence of an element in two or more than two physical forms that have different physical but similar chemical properties is known as allotropy. The different forms of the element are called allotropes. पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन टू और मोर देन टू फिजिकल फॉर्म्स. एलिमेंट एक ही होता है लेकिन इसकी दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स होती हैं. एलिमेंट एक ही होता है लेकिन ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में होता है. फिजिकल फॉर्म्स मीन्स इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन फिजिकल फॉर्म्स में इनके फॉर एग्जांपल अलग अलग कलर हो सकते हैं और इन फॉर्म्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं. तो इसी एग्जिस्टेंस को हम एलोट्रॉपी के नाम से जानते हैं. सो व्हाट इज एलोट्रॉपी? जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में, दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में, और उन फिजिकल फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं, इस एग्जिस्टेंस को एलोट्रॉपी का नाम दिया जाता है. और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स इसमें बनते हैं, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही है और इसकी दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स हैं. Physically, it exists in two or more than two forms. These different physical forms are called allotropes of that element, and this phenomenon is known as allotropy. This phenomenon is known as allotropy. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जो अलग अलग फिजिकल स्टेटस में एग्जिस्ट होते हैं. लेकिन इस वीडियो में हमें देखना है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ओनली. एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट हो जाता है इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स और व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज. सो there are basically three allotropic forms of carbon. There are three allotropes of carbon. First one is diamond, second one is graphite, and the last one is Buckminster fullerene. Buckminster fullerene. Diamond, graphite, Buckminster fullerene. These are the three physical forms. These are the three allotropic forms or these are the three allotropes of carbon. कार्बन इन तीन फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो जाता है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर सिमिलर. फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट. इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देखेंगे. इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर आल्सो डिफरेंट. लेकिन इन सब एलोट्रोपिक फॉर्म्स में बेसिकली प्रेजेंट है कार्बन. डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और बकमिंस्टर फुलरीन उसमें भी कार्बन है. तो केमिकली अगर हम देखेंगे all these allotropic forms combine with oxygen to form carbon dioxide. क्योंकि इनमें प्रेजेंट है कार्बन
कार्बन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, दे बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to form carbon dioxide CO2. Hence, this is their chemical property. It is similar. In all these allotropes, carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. Hence, they have similar chemical properties, but physically they are different. Hence, their physical properties are also different. Let us take the first allotropic form of carbon, that is diamond. Diamond. This is how the diamond looks like. आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा या देखा होगा. डायमंड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेकिन हमें ज्यादा ध्यान जो यहां पे देना है वो इस पे देना है, बिकॉज दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ये हमें समझना है. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ब्लैक बॉल्स हैं. Black balls. These black balls are actually carbon atoms. These black balls are actually carbon atoms. और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं in the form of a covalent bond. In the form of a covalent bond. Through the lines which are denoted by the gray color. इसमें जो lines हैं, जो grey colored lines हैं, they are actually the covalent bonds between these carbon atoms. Between these carbon atoms. इसमें एक और लाइन भी है, एक शार्प लाइन, that is blue colored. Blue colored. लेकिन ये जो ब्लू कलर्ड लाइन्स हैं, ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए गए हैं ताकि हम इसका स्ट्रक्चर बना सकें. These are not bonds. I will show here. These blue colored lines, these are not bonds. इसमें जो ग्रे कलर्ड लाइन्स हैं, ग्रे कलर्ड लाइन्स, फॉर एग्जांपल दिस लाइन, इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू ब्लैक बॉल्स और बिटवीन द टू कार्बन एटम्स. बिटवीन द टू कार्बन एटम्स. एज वी सी, फॉर एग्जांपल हम इसमें इस कार्बन को लेंगे, दिस कार्बन एटम, इस कार्बन को हम लेंगे. ये जो कार्बन एटम मैंने हाईलाइट किया, दिस कार्बन एटम, आप देख सकते हैं कि ये नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. This is the first bond here, this is the second bond here, this is the third bond here, this is the fourth bond here. In other words, हर कोई कार्बन एटम, डायमंड का हर कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड विद द 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स. विद द 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स. ऐसा देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटर में से किसी कार्बन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर जगह ये हम नहीं देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि 4 बॉन्ड्स किस तरह से हैं. सेंटर में से किसी कार्बन को सिलेक्ट करना है, उसी के 4 बॉन्ड्स देखने हैं. तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक्चुअली हर कोई कार्बन इसी तरह से जुड़ा हुआ होता है, फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग दीज कार्बन एटम्स. जो इसके नेबर में होते हैं 4 कार्बन एटम्स, उनके साथ ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड गिविंग एस रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू द डायमंड. आपने डायमंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कुछ कि ये स्ट्रॉन्ग एक सबस्टेंस होता है, मटेरियल होता है. तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है इन कार्बन बॉन्ड्स पे. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, hence it is a hard substance, it is a rigid substance. So this is carbon atom here and it is covalently bonded to other 4 neighboring carbon atoms forming 4 single covalent bonds. 4 single covalent bonds. This is the structure of diamond. तो डायमंड में आपने क्या याद रखा, हर कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है 4 कार्बन एटम्स के साथ थ्रू 4 single covalent bonds. 4 single covalent bonds. And I will repeat, these are not the bonds. These blue colored lines, these are not the bonds.
नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इसके स्ट्रक्चर पर। I have put here some of the important properties of diamond. Number first property is diamond is colorless. Diamond is colorless. Diamond is colorless. इसका कोई कलर नहीं है। Number second is diamond is a transparent substance. Transparent substance. Transparent substance, as you know, is a substance through which light can pass. Through which light can pass. Diamond colorless है, diamond transparent है, transparent, but इसकी एक important property है, it is having extraordinary brilliance. It is having extraordinary brilliance. ये चमकता है। Diamond जो है, it is a brilliant material. It is a brilliant material. Hence, diamond is colorless. It is transparent through which light can pass. It is having extraordinary brilliance. It's a brilliant compound or brilliant substance. Next one is it is quite heavy. It is quite heavy. Heavy substance है ये, heavy material है ये. It is the hardest natural substance. नेचुरल सब्सटेंस में अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस की बात, कौन सा सब्सटेंस कितना हार्ड है, तो पहला नंबर आता है इसमें डायमंड का। इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ये जो हार्डनेस है इसकी, ये भी डिपेंड करती है इसके स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर जो है फॉर्मिंग 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई इट इज हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज it is bad conductor of electricity. It is bad conductor of electricity. डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाती है, क्योंकि इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई लूज इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए लूज इलेक्ट्रॉन जब इसमें नहीं है तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next property is it has a 3-dimensional rigid structure. 3-dimensional structure, 3D structure है इसका, pointing along x-axis, y-axis and z-axis. 3-dimensional and that is rigid structure, hard structure, in which each carbon is covalently bonded. इसमें हर कोई कार्बन covalently bonded होता है to 4 अदर सराउंडिंग एटम्स ऑफ कार्बन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें हर कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है विद द 4 अदर सराउंडिंग कार्बन एटम्स। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज इट इज यूज्ड एज ए कटिंग टूल। इसको हम एज कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। जितने भी टूल्स हमारे पास हैं, जितने भी टूल्स हमारे पास हैं, उन टूल्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होता है दैट इज डायमंड। इसको फॉर एग्जांपल हम गिलास कटिंग में इस्तेमाल करते हैं। गिलास कटिंग, गिलास को कट करना हो तो उसमें हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड, एज यू नो, इट इज आल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो जो इसका यूज है वो इस तरह से है, these are the tools, these are the tools here, these are the tools made of diamond. It is used as a tool in cutting, and this is how it is used in jewelry, how it is used in jewelry. So these are some of the properties and uses of diamond. The first allotropic form of carbon. Now we will take the second one, the graphite. This is how graphite looks like, how graphite looks like, and this is the structure, this is the structure of graphite. Again यहां भी आपको ध्यान देना है इसके स्ट्रक्चर पर। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है फ्रॉम डायमंड, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डायमंड।
इसको भी हम जूम करके देखेंगे। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में द balls you see, these are carbon atoms, and the lines, the red lines or the bonds, the red lines or the bonds. For example, here it is a bond, the red lines or the bonds, and these blue lines, these are not bonds, these are not bonds. However, these are van der Waals forces of attraction. These are the forces of here in graphite. They are forces of attraction between these two carbon atoms. Between these two carbon atoms. They are forces of attraction between these two carbon atoms. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लेयर बन जाती है, दिस इज ए लेयर, एक लेयर बन जाती है कार्बन एटम्स की, और इस लेयर के नीचे एक और लेयर है हियर कार्बन एटम्स की। इन दो लेयर्स के दरमियान आर दीज ब्लू लाइन्स, दीज आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स। इन दो लेयर्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये दो लेयर्स जो हैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस होता है इसमें, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। इसमें रेड लाइन्स दे आर द बॉन्ड्स, द ब्लू लाइन्स आर द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आल्सो कॉल्ड van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, which exist between these layers। इसके स्ट्रक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल शीट्स हैं, हेक्सागोनल शीट्स। हेक्सागन का मतलब है 6, हेक्स मीन्स 6, हेक्सागोनल शीट्स, हेक्स मीन्स 6। इसमें हेक्सागोनल शीट्स बनते हैं, क्योंकि जहां पे भी आप इसमें देखेंगे वहां पे एक हेक्सागन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखेंगे इस फिगर में, यहां पे तो इसमें 6 साइड्स आएंगे, 6 साइड्स। दिस इज साइड फर्स्ट, दिस इज साइड सेकंड, दिस इज साइड थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सिक्स्थ। हेंस इट फॉर्म्स ए हेक्सागन। तो यही हेक्सागन जब बहुत सारे मिलते हैं तो इसमें एक शीट बन जाता है हेक्सागन का। दिस इज ए हेक्सागोनल शीट, दिस इज ए शीट ऑफ हेक्सागन। और ये शीट, ऊपर वाला शीट नीचे वाले शीट के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू वीक लिंकेजेस, थ्रू van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द सेकंड थिंग इन ग्रेफाइट, इसमें आप देख सकते हैं किसी भी कार्बन को अगर हम लेंगे, किसी भी कार्बन को अगर हम लेंगे, वो 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। आई विल रिपीट, किसी भी कार्बन एटम को अगर हम लेंगे ग्रेफाइट में, उसके सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम्स नहीं आते हैं। ये एक्चुअली 3 कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा इस कार्बन एटम को, दिस कार्बन एटम। आप इसको देख सकते हैं, इसके सराउंडिंग में जो 3 कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन, जिनके साथ ये बॉन्डिंग में जाता है। तो हर कोई कार्बन एटम ग्रेफाइट में सराउंडिंग 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एक्चुअली इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन 3 ही बॉन्ड्स बनाता है। इसलिए हर कार्बन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है एज सच, लाइक दिस। हर किसी कार्बन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। This is the structure of graphite. Every carbon atom is covalently bonded to 3 neighboring carbon atoms, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हर किसी कार्बन के साथ रहता है। और इसमें हेक्सागोनल शीट्स बनते हैं, 2 हेक्सागोनल शीट्स एक दूसरे से वो दूर होते हैं, और इनमें एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट इज वाई इट इज सॉफ्ट, दिस मटेरियल एज कंपेयर टू डायमंड।
Now moving ahead, these are some of the important properties of graphite. तो ये प्रॉपर्टीज एज ऑलरेडी सेड, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी ऑन इट स्ट्रक्चर. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर. ग्रेइश ब्लैक इन कलर. Diamond was colorless, but graphite is grayish black. Diamond was this transparent, but graphite is opaque. Opaque substance. Opaque ऐसा substance होता है जिसमें से light pass नहीं हो जाती है. Graphite is grayish black, opaque substance without any brilliance. इसमें brilliance नहीं है, इसमें चमक नहीं है. It is lighter than diamond. It is lighter than diamond. It is soft and slippery to touch. ये soft होता है. When we touch it, it is slippery to touch. It is a good conductor of electricity. ये यहाँ पे एक exception है. कार्बन एक्चुअली नॉन मेटल है. कार्बन है नॉन मेटल, लेकिन ग्रेफाइट जो एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. तो एक्सेप्शन को मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है. वही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पैदा करता है. हेंस इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The structure of graphite consists of hexagonal sheets, as already said, hexagonal sheets, in which each carbon atom is bonded to only 3 nearest carbon atoms. इसमें हर कोई कार्बन एटम 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. एंड लास्ट वन इज इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट. इसके जो यूजेस हैं वो भी डिपेंड करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर. इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट. ये सॉफ्ट है इसलिए इसे लुब्रिकेंट एज लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है. फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल होता है. एंड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स, फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स. ये जो 3 यूजेस हैं इसके वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड. इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड. पेंसिल में जो कोर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, जो एक्चुअली हम लिखने के इस्तेमाल में लाते हैं, जो अंदर का पार्ट होता है यहाँ पर जिससे हम लिखते हैं, तो ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है. इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड्स. पेंसिल का जो कोर पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है. नंबर सेकंड, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट. एज लुब्रिकेंट मशीन पार्ट्स में हम ये लगाते हैं, इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है. दिस इज द सेकंड यूज. एंड द थर्ड यूज आपने देखा होगा इन ड्राई सेल्स. ड्राई सेल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोड. ड्राई सेल को जब हम खोलते हैं तो अंदर इसमें से दिस रॉड, ये रॉड निकलती है इसके बीच में से. दिस रॉड इज बेसिकली ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज यूज्ड हियर. इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन दीज सेल्स. These are 3 important uses of graphite. Now moving on to the next allotropic form of carbon. It is Buckminster fullerene. Buckminster fullerene. तो ये एक नया मटेरियल है, नया कंपाउंड है जिसको डिस्कवर किया गया है कि एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 100% अभी डिस्कवर नहीं हुई है और उसकी प्रॉपर्टीज पे भी रिसर्च चल रहा है. इट इज बकमिंस्टर फुलरीन. बकमिंस्टर फुलरीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज जस्ट लाइक ए फुटबॉल. इट इज जस्ट लाइक ए फुटबॉल. इसमें हेक्सागन्स भी हैं, इसमें हेक्सागन्स भी हैं और पेंटागन्स भी हैं. हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हेक्स भी हैं और पेंट भी हैं. यानी उसमें 6 कार्बन एटम्स भी हिस्सा लेते हैं और कहीं कहीं पर 5 कार्बन एटम्स भी हिस्सा लेते हैं. तो हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स, इनको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. आई विल जूम इट. यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिस इज हेक्सागन, दिस 3 4 5 6, दिस इज हेक्सागन.
इसमें 6 आते हैं. नाउ द पेंटागन, हियर इज पेंटागन, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो इसमें हेक्सागनस एंड पेंटागनस है. इट इज जस्ट लाइक ए फुटबॉल. और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं दे आर डेफिनिट. इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ओनली 60 कार्बन एटम्स. जबकि डायमंड और ग्रेफाइट में दे हैव एंडलेस दीज चेन्स, उसमें लंबी चेन होती है जिस कार्बन एटम्स की. इसलिए ये जो सबस्टेंस है इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है. इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ओनली देयर आर ओनली 60 कार्बन एटम्स. हेंस इसकी फार्मूला भी बनाई गई है. इसकी फार्मूला है C60. इसके 60 कार्बन एटम्स हैं. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन, इट इज ए डार्क सॉलिड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ब्लैक कलर्ड सॉलिड है. It is made up of 60 कार्बन एटम्स. 60 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं. Hence its formula is C60. इसलिए इसकी फार्मूला जो है that is C60. Its structure has hexagons and pentagonus. इसके स्ट्रक्चर में है hexagons and pentagonus. इनको ऑलरेडी मैंने दिखाया है किस तरह से hexagons होते हैं इसमें और किस तरह से pentagonus होते हैं इसमें. इन हेक्सागन्स और पेंटागन्स को काउंट भी किया गया है. देयर आर एक्चुअली 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स. इसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 इसमें होते हैं पेंटागन्स. इट्स नेम इज टेकन फ्रॉम एन आर्किटेक्ट. एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर. एन अमेरिकन आर्किटेक्ट जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर. जिसका काम क्या था, हु डिजाइन डोम शेप्ड हॉल्स. ये डोम शेप्ड हॉल्स बनाता था, डोम शेप्ड हॉल्स. तो इनका डिजाइन जो था, जो ये हॉल्स बनाता था, उनका डिजाइन बहुत ही अच्छा होता था. तो एक आर्किटेक्ट था. उसी आर्किटेक्ट के नाम पे इस एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम रखा गया है बकमिंस्टर फुलरीन. आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर और इस एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम रखा गया है बकमिंस्टर फुलरीन. तो पहले मैं आपको ये दिखाऊं. दिस इज बकमिंस्टर फुलर एंड दिस इज बकमिंस्टर फुलर एंड दिस इज द डोम शेप्ड हॉल्स. आर्किटेक्ट था ये, तो इसी के नाम पे इस एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम रखा गया है. विल कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज. इट इज ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल. ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें ओनली 60 कार्बन एटम्स हैं. हेंस इट इज ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल. इट इज नाइदर टू हार्ड. ये उतना सख्त भी नहीं है जितना डायमंड है, लेकिन उतना सॉफ्ट भी नहीं है जितना ग्रेफाइट है. इट इज नाइदर टू हार्ड एज डायमंड नॉर टू सॉफ्ट एज ग्रेफाइट. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट जस्ट लाइक ग्रेफाइट. इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट. और इस मॉलिक्यूल के मॉडर्न भी कुछ यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी. एक मॉडर्न यूज है इसका. तो इस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप हायर क्लासेस में फिर देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इस मॉलिक्यूल को किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है. दीज आर द 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन: डायमंड, ग्रेफाइट and Buckminster fullerene. Diamond is a hard substance because of its structure. Graphite is a soft substance because of its structure. And Buckminster fullerene is neither too hard as diamond nor too soft as graphite because of its structure. इनके structures अलग अलग हैं, इसलिए इनकी properties अलग अलग हैं. Diamond को as cutting tool इस्तेमाल किया जाता है, graphite को as lubricant इस्तेमाल किया जाता है. तो इसमें आप इनके डिफरेंस, जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है उसको भी याद रखेंगे. हाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट दे आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज.
डायमंड की एक प्रॉपर्टी को आप लेंगे और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी को लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डायमंड में ये प्रॉपर्टी किस तरह से है और ग्रेफाइट में ये प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम कलर लेंगे, कलर डायमंड का कलर क्या है और ग्रेफाइट का कलर क्या है। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी लेंगे, फॉर एग्जांपल हार्डनेस इन डायमंड, वेदर डायमंड इज मोर हार्ड और ग्रेफाइट। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी आप देखेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.